अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री क्लास 10 का और इसका पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह आज हम इसका स्टार्ट करते हैं और इसका जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में वो हमें क्या बताता है। जनरली वी प्रिज्यूम दैट मोस्ट केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस प्रोसीड टू कंप्लीशन। कहते हैं आमतौर पे हम ये बात समझते हैं कि केमिकल और ज़्यादातर जो केमिकल और फिज़िकल चेंजेस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। बहरहाल यहाँ पे जो असल बात यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है वो है इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको मार्क हुई नज़र आ रही है। यहाँ से डेफिनेशन ये शुरू होती है एक कंप्लीट से लेके प्रोडक्ट्स तक। अभी देखें उसमें बात क्या करता है और ये आप बिट नोट कर लीजिएगा। ये जो शार्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने रखा है, ये जो मैंने आपको मार्क करके दिया है, ये जो शार्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुका है। डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो हमें क्या बताता है। कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन, कहता है कंप्लीट रिएक्शन वो होता है इन विच जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स, जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स जब वो मिल के प्रोडक्ट्स बना देते हैं और रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। तो दोबारा सुन लें, कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जितना भी प्रोडक्ट है जितना भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, तो आप ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद बेटो बारी आ जाती है। इसके बाद नया जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मोस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन वाई। यानी कि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होते, उसकी वजह बताएं क्यों ऐसा होता है। तो आपने आंसर लिखना है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कम्प्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट्स रिएक्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। अब देखिए ना, रिएक्शन कंप्लीट होता ही वो है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं और जो है वो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं और सारे का सारा प्रोडक्ट होता है, उसका कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते, उसकी वजह बता रहा है क्यों। क्योंकि ज़्यादातर वो जो प्रोडक्ट बना होता है वो दोबारा रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करके तो दोबारा रिएक्टेंट बना देता है। अब देखें, अगर वो दोबारा रिएक्टेंट ना बनाता तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता, लेकिन चूँकि प्रोडक्ट जो बना था उसने दोबारा रिएक्टेंट को बना दिया, इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसी वजह से वो कहता है कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। उसकी वजह ये उसने बताई है क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से मिलके रिएक्टेंट को बना देता है, जिस वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। बहरहाल ये दो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं ज़रा इसकी रीडिंग पे, मज़ीद हमें वो क्या बताना चाहता है। ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है जो मैंने किया हुआ है, ताकि आप लोगों के जो नोट्स हैं वो भी साथ साथ रेडी होते जाएँ। जी बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। एज ए रिज़ल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस, क्वांटिटीज़ ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। कहता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं होती हैं। एंड इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड, ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है। बट इन फैक्ट दीज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। कहते हैं बल्कि ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा लग तो रहा होता है कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि रिएक्शन रुकता नहीं है। रादर दे टेक प्लेस ऑन बोथ डायरेक्शंस एट इक्विलिब्रियम एंड अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। कहते हैं बल्कि वो रुका नहीं होता, बल्कि वो दोनों तरफ से, यानी कि जो फारवर्ड और रिवर्स सेक्शन होता है वो दोनों तरफ प्रोसीड हो रहा होता है, लेकिन चूँकि उसका रेट इक्वल होता है और इक्विलिब्रियम कायम हुआ होता है, इस वजह से वो रिएक्शन हमें ऐसा लग रहा होता है वो रुका हुआ है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इसमें इस पैराग्राफ में ज़्यादातर जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो दो ही थी जो मैंने आपको मार्क करवा दी हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट जो हमारे पास पेज है। तो बेटे वो पेज है हमारे पास सेकंड। अभी देखिएगा वो हमें इसमें क्या बताता है कि वी आवर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमेनन टेकिंग प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर। कहते हैं हम इस बात का के मकरूज़ हैं कि जो इक्विलिब्रियम का फिनोमेनन है या जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, इसकी वजह से हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, या समझ लें कि एटमॉस्फेयर हमारी इस वजह से कायम और दायम है। अब आगे बताता है कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से
एक्सेल करते हैं। वाइल प्लांट्स क्या करते हैं, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। हम जो है वो रिलीज करते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, जबकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो दिस नेचुरल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब देखें ये जो प्रोसेस है ये दोनों बैलेंस है, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये बैलेंस ही है। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में आना है, फिर हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना है। इस तरह से जो पौधे हैं उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, रिलीज करना है, और ऑक्सीजन का रिलीज करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। इस दोनों बैलेंस में होते हैं। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो कायम रहता है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो इसी वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है। बहरहाल उसके बाद नया पैराग्राफ है, मैनी एनवायरमेंटल सिस्टम्स डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम फिनोमेना। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं जिसके अलावा बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम के फिनोमेना की वजह से कायम दायम है। फॉर एग्जांपल जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे वो हमें बताना चाहता है कि जो लेक वाटर है, जो लेक होती है, उसका जो पानी होता है, तो उसके अंदर जो गैसेस की मिकदार होती है, ठीक है, वो भी इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे ही या इक्विलिब्रियम के असूलों पर ही देखी जा रही होती है, या उसके मुताबिक ही उसमें मौजूद होती है। अब कहते हैं द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इन वाटर। अब कहते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, यानी कि पानी में जो रहने वाले पौधे हैं या जो जानवर हैं, और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वो इनडायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जो पानी में मौजूद है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि उनका इसके साथ ताल्लुक होता है। बहरहाल ये कुछ ज़्यादा अहम बातें नहीं हैं जो अभी तक हमने की हैं, आप इसको सिर्फ एज एमसीक्यूज़ के लिए देख लें, या बड़ी बात इसमें कुछ शार्ट आ जाएगा ऊपर वाले पैराग्राफ में से, कि अगर इसमें शार्ट बनता है तो वो ये बनेगा कि बताएं कि वो कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिससे जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है अर्थ पर वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, लाइफ का होना ज़मीन पर, वो कैसे है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो आपने अभी पढ़ा कि वो इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है जिसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। बहरहाल उसके बाद हम जो हमारा असल टॉपिक है उस पर आते हैं, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है इन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये इसमें दो डेफिनेशन हैं जो कि इकट्ठे पूछी जाती हैं, जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स, इन दोनों की डेफिनेशंस हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें कंबाइन करती हैं उनको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो नई चीज़ें बनती हैं इनको आप प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि वो बताने ये चाह रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो उनके मिलने की वजह से जो नई चीज़ बन जाती है उसको आप प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन H2 and O2 कंबाइन दे फॉर्म H2O प्रोडक्ट, यानी कि जब H2 और O2 रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वाटर, H2O प्रोडक्ट। तो इस वजह से आपको इक्वेशन भी नज़र आ रही है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, एरो के लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। जब ये मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूल पानी के बनते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो एरो के राइट साइड पे वाटर है वो प्रोडक्ट है। बहरहाल ये डेफिनेशन इसकी मुकम्मल हुई। अच्छा बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट, और वो है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और यहाँ पे हमारे एक एक्सरसाइज का शार्ट भी कवर हो जाएगा, जो है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। यहाँ से शुरू हो रही है इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आगे इसकी प्रॉपर्टी शुरू होगी, वो भी हम नेक्स्ट करते हैं जी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ज़्यादातर ऐसे रिएक्शंस इन विच जिसमें द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब देखें नाम से ज़ाहिर होता है कि इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल जो वापस जाने वाला है, एक है इरिवर्सिबल जो वापस जाने वाला नहीं है। तो यही तो वो बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ज़्यादातर रिएक्शंस इन विच जिनमें द प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करता रिएक्टेंट बनाने के लिए, यानी कि दोबारा बैक नहीं आता, तो इसको आप कहते हैं आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
दोबारा सुन लें, कहता है ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिकम्बाइन नहीं करते, उनको आप इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी। अब आपसे पूछेगा अगर की प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं या इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखें, तो तब आपने क्या लिखना है, ये जो मैं आगे पढ़ने लगा हूँ ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर्टी बनेगी, दे आर सपोज टू कंप्लीट, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं बिल्कुल। और दूसरी है दे आर रिप्रेजेंट बाय पुटिंग ए सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनको आप जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके दरमियान सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो नजर आ रहा होता है। और एंड वाली प्रॉपर्टी मैंने खुद लिखी हुई है ब्लू पेन से, आप भी देख सकते हैं। दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में होता है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। अब यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज का शार्ट है 1 वाला SQ1 वो भी इसमें साथ कवर हो जाता है। तो ये इस वजह से मैं साथ साथ करवा देता हूँ ताकि आपके जो है वो नोट्स भी रेडी होते जाएं और खासतौर पे जो आपके एक्सरसाइज के शार्ट वगैरह हैं वो भी साथ साथ रेडी होते जाएं, ताकि आपका जो काम है वो बेहतर से बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतरीन हो सके और आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकें। बहरहाल ये हमारा शार्ट क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कि यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब देखें नाम से जाहिर है रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शन जिनमें द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, ऊपर आपने पढ़ा था डू नॉट रिकम्बाइन, वो इरिवर्सिबल था। अब है रिवर्सिबल जिसमें कैन रिकम्बाइन, यानी कि प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। जिसको ऊपर वाली समझ आ गई है नीचे वाली डेफिनेशन भी उसको क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, जिनमें दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते हैं उनको आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं, दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ऊपर आपने पढ़ा दे गोज टू कंप्लीशन या दे गो टू कंप्लीशन, और ये यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ऊपर आपने पढ़ा दे आर रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो, और यहाँ पे आप पढ़ने लगे हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और उसकी तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी दी प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, तो उसकी है दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वेज, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं। बहरहाल ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी भी हमने 3 कर ली, इसकी भी 3 कर ली। इनके फर्ज कर लें अगर आपको ये 4 नंबर का लॉन्ग आ जाए तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो तब आप इसके 4 पॉइंट बना के इजीली आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और एक डेफिनेशन हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा दूसरा चार्ट भी इसमें कवर हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने कौन सा चार्ट यहाँ पे कर लिया है। अभी तो आपने एक शार्ट क्वेश्चन पहला किया ना, जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये आपकी एक्सरसाइज का पहला शार्ट क्वेश्चन था। अब हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है, और वो है हमारे पास दूसरा शार्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड वाला है, यानी कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यानी कि इसकी डेफिनेशन से लेके तो उसकी प्रॉपर्टीज के एंड तक हमारा SQ3 कवर हो जाता है। मतलब ये कि एक्सरसाइज का तीसरा शार्ट भी कवर हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमने इंट्रोडक्शन के लिहाज से और थोड़ी सी 1-2 डेफिनेशन जो मज़ीद थी और 2 शार्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के कर लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।